हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडमिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। हम शुरुआत कर चुके थे हमारे चैप्टर नंबर 10 लाइट, जिसमें हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जहां पर हम अभी स्टार्टिंग में देख रहे हैं पहले तो रिफ्लेक्शन के बारे में। अब जब हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो हमने देखे फॉर द प्लेन मिरर कि कैसे रिफ्लेक्शन ऑकर होता है। उसके बाद में हमने जस्ट पिछले ही क्लास में देखे थे कि स्फेरिकल मिरर्स कौन से होते हैं, जिसमें हमने देखा था कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर, ऐसे दो प्रकार के स्फेरिकल मिरर हमने पढ़े। फिर उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हमने वहां पर समझने की कोशिश की थी, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तो पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, आफ्टर दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसके बाद में जो फोकल लेंथ है, प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सारी की सारी चीजें हमने इन द प्रीवियस क्लास देखे हैं। ठीक है, आपने वो सारा पढ़ के उसको प्रिपेयर करके रखे होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। और हाँ, जो बच्चे सच में करने वाले होते हैं वो अभी से उस तैयारी में जुट गए होंगे और वो अपनी तैयारी पुख्ता तरीके से कर भी रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो अभी हम उन सारे पॉइंट को ध्यान में रखकर कुछ लॉज पढ़ेंगे सबसे पहले, मतलब कि कुछ रूल्स पढ़ेंगे, लॉज इन द सेंस रूल्स पढ़ेंगे। देखो अभी अगर हम बात करेंगे, अभी अगर मैं बात करता हूँ कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की, जो कि दोनों भी स्फेरिकल मिरर्स हैं, तो ये क्या करते हैं दोस्तों, स्फेरिकल मिरर्स ये भी एक इमेज फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? एक इमेज फॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट से अगर रे ऑफ लाइट पास हो रही है तो वहां पर ये जो रे ऑफ लाइट है उनको रिफ्लेक्ट करा के वो क्या करेंगे, इमेज फॉर्म करेंगे, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो वहां पर जो इमेज फॉर्म होती है वो होती है वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज का मीनिंग है एक प्रकार से जो एग्जिस्ट नहीं होती, वो स्क्रीन पर वगैरह में नहीं मिलती। वही अगर हम बात करेंगे कॉन्केव मिरर की तो वो पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, पर्टिकुलर फोकस पे जब वो रिफ्रैक्ट होती है तो वहां से रिफ्लेक्ट होती है, सॉरी रिफ्रैक्ट नहीं, रिफ्लेक्ट होती है, तो वो भी क्या करती है, इमेज फॉर्म करती है, जो कि कॉन्वर्ज होती है, जो कि क्या होती है, कॉन्वर्ज होती है, और वो रियल इमेज रहती है। देखो जैसे देखा जाए तो कॉन्केव मिरर रियल और वर्चुअल दोनों इमेजेस फॉर्म करता है, लेकिन वर्चुअल के लिए कुछ पर्टिकुलर पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट की, और उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन के ऊपर से उस इमेज का नेचर हम डिटेक्ट कर पाते हैं। अगर मैं बात करूंगा आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, तो जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वहां पर आपको दिया हुआ है कि इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, उसमें एक एक्टिविटी दी हुई है, वो एक्टिविटी को आप खुद पढ़ो। उसके बाद में हम सीधा वो जो एक्टिविटी पे बेस्ड ऑन जो आपका कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर में आ जाते हैं सीधा। चलो वहां पर देखो एक टेबल 10.1 आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है दोस्तों, जिन के पास में आई थिंक लगभग सभी के पास में टेक्स्ट बुक है प्रेजेंट अभी, है ना। तो वो जो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 164 पर अगर आप देखते हो दोस्तों, तो वहां पर आपको एक टेबल दिया हुआ है और वहां पर दिया हुआ है हेडिंग में कि इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्केव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब अलग अलग पोजीशन पे जो इमेज फॉर्मेशन है वो कैसे होते हैं। जहां पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है वहां पर कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या फॉर्म होती है, मतलब कि जैसे हम बोल रहे हैं ना इमेज फॉर्म करते हैं वो, तो इमेज कैसी, एक पर्टिकुलर ऑप्टिकल अपीयरेंस जिसको हम बोलते हैं, इमेज का मीनिंग क्या बताया था, ऑप्टिकल अपीयरेंस, लाइट के वजह से वहां पर ऑप्टिकली एक नया अपीयर होता है ऑब्जेक्ट, वही सेम ऑब्जेक्ट, उसको बोला जाता है इमेज उसकी। समझ में ना, जैसे आप अगर अपने आप को मिरर में देख रहे हो तो वो आपका बिकॉज ऑफ द ऑप्टिकल अपीयरेंस आपका जो अपीयरेंस है वो दिखता है मिरर में। अगर आप सिनेमा हॉल्स में अगर फिल्म देखने जा रहे हो तो उस फिल्म में जो एक्टर के जो जितने भी स्क्रीन इमेज वगैरह है वो जो स्क्रीन पर दिखती है वो भी एक क्या है, एक प्रकार की इमेज है, वो भी समझ में आ रहा। तो इस प्रकार से अलग अलग इमेजेस आप स्टडी करते हो। ठीक है, तो हमको वहां पर कुछ रे डायग्राम्स पढ़नी है दोस्तों। हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पर हम डायरेक्ट इमेज तो बना सकते नहीं, जैसे कि एक्टर की इमेज बनाएंगे या फिर हम बात करते हैं हमारी खुद की, तो उसकी इमेज बनाते बैठेंगे मिरर लेके, ऐसा नहीं। आपको क्या करना है कि इमेज का जो स्टडी है वो आपको विद द हेल्प ऑफ वो भी अकॉर्डिंग टू द रे डायग्राम्स पढ़ना है। मतलब कि अगर एक लाइट रे है वो कॉन्केव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे रिफ्लेक्ट हो रही है, और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में जो रिफ्लेक्टेड रेज इमेज फॉर्म करती है वो कैसे होता है, उनमें कैसा उनका पोजीशन होता है, कैसा उनका नेचर होता है, मतलब कि वो रियल होते हैं या वर्चुअल होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं। इन्वर्टेड का मीनिंग मैं बता देता हूँ। इन्वर्टेड का मीनिंग होता है अपोजिट, मतलब कि अगर मैं बात करूंगा आपके इन्वर्जन की, तो आपने लैटरल इन्वर्जन पढ़े थे, जैसा आप
खुद को आईने में देखते हो तो आपका दाहिना हाथ मतलब कि राइट हैंड आपके आईने में लेफ्ट दिखता है, मतलब कि फ्लिप हो जाता है वो हैंड, बराबर है। तो मतलब कि इन्वर्टेड का दूसरा अगर मीनिंग आप देखोगे तो वो हम बोलेंगे फ्लिप होना, मतलब कि उल्टा, अपोजिट बिल्कुल उसका। अगर पोजीशन आपकी अगर ऐसे अपवर्ड है तो इन्वर्टेड में उसकी क्या दिखेगी, डाउनवर्ड दिख सकती है ना। मतलब कि जैसे आप वाटर में अगर ऐसे देखो खुद को आप अपवर्ड, लेकिन आपकी इमेज क्या रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी बिल्कुल, पानी में ऐसे झांक के देखो, बराबर है। तो उस तरीके से तो वो रहता है इन्वर्टेड, ठीक है। तो जो इमेज के नेचर होते हैं वो रह सकते हैं आपके रियल एंड इन्वर्टेड, ये नेचर होता है इमेज का। जो फॉर्म होती है, जो इमेजेस फॉर्म होती है बाय द कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, तो वो रह सकती है रियल, इन्वर्टेड, और रह सकती है वर्चुअल रह सकती, या फिर इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट। और इरेक्ट का मीनिंग क्या है, मतलब कि वो एक प्रकार से स्ट्रेट हम बोल सकते हैं, मतलब उसकी पोजीशन स्ट्रेट, अपराइट, ऐसा उसका मीनिंग होता है, ठीक है। ये होता है आपका इमेज का नेचर। और हम एक चीज और पढ़ते हैं उसमें कि साइज क्या होगा इमेज का, मतलब कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज, ऐसे दो साइज भी हम देखते हैं। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट आप कंसीडर कर रहे हैं, जैसे कि आपका एक अगर सन से जो रेस पास हो, तो जो सन, ये जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज और उससे फॉर्म हुए वाले इमेज का साइज, ये सारी चीजों का आप क्या करते हो, वहां पर विश्लेषण करते हो कि इसमें जब इमेज फॉर्म होती है तो वो हमें भी पढ़ना है कि साइज ऑफ इमेज क्या होगा और ऑब्जेक्ट का साइज क्या रहेगा उसी इमेज के लिए। समझ में आ रहा? तो ऐसा सब आप पढ़ते हो विद द इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। कब इमेज जब फॉर्म होती है, आपको टेबल दिया हुआ है बेटा, वहां पर देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है, याद रखना पड़ेगा, पोजीशन ऑफ इमेज दी हुई है, वो भी याद रखना पड़ेगा। फिर साइज कैसे फॉर्म होता है जब वो इमेज फॉर्म होती है, तो वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे। जब रे डायग्राम पढ़ेंगे तब पता भी चल जाता है उसमें। उसके बाद में नेचर ऑफ द इमेज, मतलब रियल होगी या रियल होगी या वर्चुअल होगी, मतलब इन्वर्टेड होगी या इरेक्ट होगी, ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो कुछ इस तरीके से, और वो डिपेंड करता है पूरे तरीके से डिस्टेंस के ऊपर में। जो इमेज में जो रे डायग्राम्स आप देखते हो वो डिपेंड करता है एंगल के ऊपर में और डिस्टेंस के ऊपर में। अब कुछ चीजें मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि जैसे अपन रूल्स पढ़ेंगे तो वो रूल्स भी अप्लाई होते हैं जब हम रे डायग्राम्स पढ़ते हैं। अभी जैसा आपका वो तो हो गया टेबल, उसके बाद में दिया हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस। देखो उसके बाद में आपका टॉपिक क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग द रे डायग्राम। अब वो जो टेबल दिया हुआ है, ये टेबल को ही हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे। उसमें हमें देखना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर बाय द रे डायग्राम, मतलब रे डायग्राम की मदद से हम जो इमेज फॉर्म होती है बाय द स्फेरिकल मिरर उसका रिप्रेजेंटेशन करना देखेंगे। अब वो अगर हमें पढ़ना है तो उसके लिए हमें पता रहना चाहिए कि कुछ रूल्स विच इज फॉलोड बाय द कॉन्केव मिरर, मतलब कि कॉन्केव मिरर जब रे डायग्राम बनाता है, मतलब कि वो इमेज फॉर्म करता है, तो वो कुछ रूल्स को फॉलो करता है। उस रूल्स को हमें पहले देखना है। तो चलिए समय न गवाते हुए हम बढ़ते हैं अपने रूल्स की ओर। कुल मिला के दोस्तों आपको 4 रूल्स दिए हुए हैं फॉर द कॉन्केव मिरर एंड आर द सेम फॉर ऑल्सो कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन अभी हम पहले बात करेंगे कॉन्केव की, उसके बाद में हम बात करेंगे कॉन्वेक्स की। ओके चलो देखते हैं। देखो अभी रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द इमेजेस फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर, मतलब कॉन्केव मिरर के द्वारा जो इमेजेस फॉर्म हुई उसके लिए क्या रूल्स पढ़ना है हमें। देखो पहला रूल, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर पासेस थ्रू इट फोकसेस आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। क्या बोल रहा है फर्स्ट लॉ कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है वो पता रहने होना। आपका प्रिंसिपल एक्सिस है एक्स पी, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बोले तो एक इमेजिनरी लाइन जो कि पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पास होती है पोल ऑफ द मिरर से। समझ में आ रहा है? उसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। उसको क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो वो क्या होती है? पास होती है थ्रू इट्स फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ द मिरर। मतलब कि जब वो इंसिडेंट रे, मतलब कि रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, वो जब टकराती है, वो जब इंसिडेंट होती है कॉन्केव मिरर के रिफ्लेक्टिंग
रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर में, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पास होगी थ्रू द फोकस। अब मैं वो डायग्राम में समझा के देता हूँ। मैंने ऐसा ओरली बताया कि जो रिफ्लेक्टिंग रे है वो क्या होंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो पास होंगी थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अब हमने यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस बनाकर रख दिए, तो देखो मैं अभी रे ऑफ डायग्राम जो है, वो जो रे ऑफ लाइट है वो कैसे पास होती है वो मैं बताता हूँ। देखो हम क्या कंसीडर करेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल आपकी एक रे ऑफ लाइट है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस इसको पैरेलल का मीनिंग कि वो क्या नहीं होगी वहां पे इंटरसेक्ट नहीं होती। ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी ये है आपका इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब रे ऑफ लाइट। अब रूल क्या बोल रहा है कि जब ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है किसके ऊपर में, कॉन्केव मिरर के ऊपर में, तो वो जब रिफ्लेक्शन कॉज करेगी बाय द कॉन्केव मिरर, उसके बाद में उसकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पास होती है थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, मतलब कि ये इस तरीके से वो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। वो किसके थ्रू रिफ्लेक्ट होंगी, प्रिंसिपल फोकस। ये है आपका पहला लॉ, ये है आपका फर्स्ट लॉ फॉर, इट इज द फर्स्ट लॉ फॉर रे डायग्राम बाय इमेज फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर। समझ में आ रहा, मतलब कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट which is parallel to the principal axis passes through of incident on the surface of reflecting surface of the concave mirror, then the ऐसा भी बोल सकते हो आप, यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिखे, आप ऐसा भी बोल सकते हो, अगर ये याद नहीं रहता होगा passes through its focus तो ऐसा बोल सकते हो। देखो कैसा, ये समझ में आ गया ना आपको कि प्रिंसिपल फोकस से इस तरीके से पास होगा, ठीक है। अब देखो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, when a ray of light which is parallel to the principal axis of the concave mirror is incident on the reflecting surface of the concave mirror, then after reflection the reflected ray passing through the principal focus of the concave mirror, that's it। समझ में आ रहा है, मतलब कि कोई रे ऑफ लाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, कॉन्केव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, तो जब वो इंसिडेंट होती है उस कॉन्केव मिरर पे, सो उसका रिफ्लेक्शन होता है वहां पे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगी, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पास होगी थ्रू इट्स प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस किसके बीच में प्रेजेंट होता है, पोल और कर्वेचर के बीच में, वहां पर यहाँ पर प्रेजेंट है अपना, तो वहां से पास होगी वो, ठीक है। ये है अपना फर्स्ट रूल फॉर द रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द इमेजेस फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर। उसके बाद में हम बढ़ते हैं सेकंड रूल की तरफ, बहुत इजी है, इसलिए फास्ट फॉरवर्ड मोड में लिखा, ठीक है। तब भी समझ लेके समझा रहे हैं अपन, आई होप आप सभी को समझ में आ गया। रूल 2, अ रे ऑफ लाइट, क्या बोलता है रूल 2, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहाँ पर जो पोजीशन है रे ऑफ लाइट की वो थोड़ी चेंज कर दे रहे हैं, मतलब पहले वाले रूल में क्या था कि जो रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस को। अगर हम बात करेंगे सेकंड रूल की, तो सेकंड रूल ये बोलता है कि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस पे जो फोकस है, उससे अगर कोई रे ऑफ लाइट क्या होती है, पास होती है, मतलब थ्रू आउट द प्रिंसिपल फोकस अगर कोई रे ऑफ लाइट ट्रैवल होती है और तब जाके वो अगर इस कॉन्केव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे रिफ्लेक्ट करती है, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैं ये जो जब बनाऊंगा, अब जब मैं वो रे डायग्राम बनाऊंगा उसमें, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अभी के लिए इतना ध्यान में रखो कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो प्रिंसिपल फोकस से पास होती है, तो वो जब इंसिडेंट होगी कॉन्केव मिरर पे, तो वो जो कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो पैरेलल रहेंगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है उसको क्या रहेंगी, वो पैरेलल रहेंगी। अब देखो किस तरीके से, ध्यान से देखें, ये है आपका प्रिंसिपल फोकस
तो आपकी रे ऑफ लाइट क्या होगी, प्रिंसिपल फोकस के इससे पास होने होना, मतलब कि अगर हम बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से, ये है बेटा आपकी रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट जो कि पास हो रही है थ्रू द प्रिंसिपल फोकस बाय अकॉर्डिंग टू रूल 2। अब ये आ गई प्रिंसिपल फोकस के ऊपर में, प्रिंसिपल फोकस से पास होकर वो चली गई कॉन्केव मिरर के ऊपर में। अब कॉन्केव मिरर में क्या होगा, उसका रिफ्लेक्शन होगा। कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्शन होने के बाद रूल क्या बोल रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हो जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कि ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, उस प्रिंसिपल एक्सिस को ये जो रे ऑफ लाइट है वो क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, तो वो हो जाएंगी पैरेलल इस तरीके से। समझ में आ रहा, वो हो जाएंगी पैरेलल, ठीक है, ये समझ में आ रहा। ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या है आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ये है आपका सेकंड रूल बेटा। ये कौन सा रूल है, सेकंड रूल। समझ में आ गया, मतलब हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर, देन द रिफ्लेक्टेड रे become parallel to the principal axis। जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या हो जाएगी, parallel to the principal axis। वेरी इजी रूल। देन कम टू द थर्ड वन। थर्ड रूल क्या बोल रहा है, देखो अ रे ऑफ लाइट, और रे भी बोल सकते हैं आप उसको, जनरली एक लाइट से ही हम रिलेट कर रहे हैं तो रे भी बोल सकते हो। तो थर्ड रूल क्या बोल रहा है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। क्या बोल रहा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो कि सेंटर ऑफ द कर्वेचर से पास होता है, ध्यान दो क्या बोला जा रहा है, अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो कि सेंटर ऑफ द कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ द कर्वेचर माने क्या, सेंटर ऑफ द कर्वेचर मींस जो आपका कॉन्केव मिरर होता है या फिर कॉन्वेक्स मिरर होता है वो बनता है एक स्फीयर से, तो उस स्फीयर का जो सेंटर रहेगा उसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ द कर्वेचर, मतलब कि सेंटर पार्ट उसका, समझ में आ रहा, तो उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ठीक है। चलो, और सेंटर ऑफ द कर्वेचर का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल वो अलग अलग रहता है सब में, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि साइज कितना है मिरर का। अब यहाँ पर कैसा आपको क्लियरली समझाने के लिए और थोड़ा हमारे पास में स्पेस यहाँ पर कम होने के कारण मैं क्या कर रहा हूँ कि सेंटर ऑफ द कर्वेचर थोड़ा बड़े डिस्टेंस पे ले रहा हूँ, लेकिन आपने ध्यान में रखना है कि सेंटर ऑफ द कर्वेचर की भी एक फिक्स्ड क्या होती है, मतलब कि फिक्स्ड इन द सेंस डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द स्फीयर उसका डिस्टेंस होता है फ्रॉम द पोल, ठीक है। देखो अब क्या बोल रहा है कि एक रे ऑफ लाइट है जो कि पास होती है थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, मतलब ये है आपका सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ठीक है। तो ये जो रे ऑफ लाइट है वो क्या होगी, इस सेंटर ऑफ द कर्वेचर से पास होगी, मतलब कि वहां से ट्रैवल करेगी वो, ठीक है। वो ये मिरर वगैरह पे जाने का काम नहीं करेंगी, ठीक है ना। पहले वो कहां पर जाएंगी, ये सेंटर ऑफ द कर्वेचर से, उसके बाद में वो कहां पे आएंगी, मिरर पे। अब मिरर के सरफेस पे, मिरर के प्लेन सरफेस पे, मतलब कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होने के बाद में उसका क्या होता है, उसका होता है रिफ्लेक्शन। लेकिन जब कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे है वो उसी डायरेक्शन में वापस जाती है, वो उसी डायरेक्शन में वापस जाती है। देखो, अ रे ऑफ लाइट passing through the center of curvature of a concave mirror is reflected back along the same path। वो जो रे ऑफ लाइट है जो कि पास हो रही है सेंटर ऑफ द कर्वेचर से, वो क्या होती है कॉन्केव मिरर की, वो वापस आ जाती है, वो रिफ्लेक्ट बैक होती है along the same path, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ अभी उस रे डायग्राम की, तो देखो कैसा रहेगा, मैं बना रहा हूँ एक रे डायग्राम, उसकी ये रे ऑफ लाइट है जो कि इंसिडेंट हो रही है इसके ऊपर में, कॉन्केव मिरर के ऊपर में, और ये है डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, जो कि कहां से पास हो रही है दोस्तों, वो पास हो रही है थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, वो पास हो रही है थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, इसके बाद में बाय द रूल वही जो रे ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्ट भी होती है, लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो वो उसी पाथ को, उसी रास्ते को फॉलो करेंगी, मतलब कि उसका इधर उधर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो डायरेक्टली उसी पाथ को फॉलो करते हुए उसी डायरेक्शन में वापस लौटेगी। समझ में आ रहा है, उसी डायरेक्शन में वो वापस लौटेगी, मतलब कि इट रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। इसीलिए मैंने ये जो डायरेक्शन है वो दो अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में दिखाया। समझ में आ रहा, इट इज फॉर कॉन्केव मिरर, द सेम इज हियर, आल्सो we will look for convex
पास हो रही है सेंटर ऑफ द कर्वेचर से किसके, कॉन्केव मिरर के, और जब उसका रिफ्लेक्शन होता है कॉन्केव मिरर में तो वो उसी पाथ से वापस जाती है। ये है आपका थर्ड रूल। फोर्थ रूल क्या बोल रहा है दोस्तों कि अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो है ये थोड़ा सा मुझे ये बनाने के लिए आपकी एक आधी डायग्राम काम करनी पड़ेगी या फिर एक आधा रूल काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए पहले रूल समझते हैं, उसके बाद में मैं वो डायग्राम बनाने का सोच रहा हूँ, ठीक है। आप क्या करोगे कि ये जो रे डायग्राम है ना ये आप खुद से बना लोगे, ठीक है। मैं रूल 4 के लिए वो रे डायग्राम बना लूंगा। ध्यान में रखो क्या बोल रहा हूँ मैं कि ये जो रूल है रूल 4 उसके लिए मैं ये वाले जो है इसकी जो रे डायग्राम है ये मिटा दूंगा और इसके जगह पे फिर मैं वो ये इसकी रे डायग्राम बना दूंगा ताकि आपको समझ में तो आई गई है ये, तो आप कर सकते हो, ठीक है। देखो अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली का मीनिंग मैंने आपको बताया था स्लैंटिंग। ऑब्लिक का मीनिंग क्या होता है, स्लैंटिंग, मतलब कि एक प्रकार से हम जिसको बोलते हैं तिरछा। हिंदी में अगर हमें बोलना है तो हम ऐसा बोलते हैं कि तिरछा जाना, ऐसे तिरछे तिरछे वो ऐसे स्लैंटिंग ऑब्लिकली बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ, तो अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो कि क्या हो रही है इज इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब टू द प्रिंसिपल एक्सिस का मीनिंग क्या होगा, टुवर्ड द पॉइंट P, मतलब कि पोल के ऊपर में, टुवर्ड द पॉइंट P मतलब कि पोल के ऊपर में, समझ में आ रहा है। ऑन द कॉन्केव मिरर देन द इट इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली, तो वो जो उसका रिफ्लेक्शन है वो भी ऑब्लिकली होगा। ये हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में देखे थे, अगर आपको याद होगा तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, इस कारण से जो ऑब्लिकली जो भी रे होती है वो उतने ही एंगल में क्या होती है, ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट भी होती है। अब मैं इसकी डायग्राम बना रहा हूँ, देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये आपने ध्यान में रख लेना है पहले पूरा, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये देखो अभी कैसे होगा, ये रूल 4 के लिए बना रहा हूं बेटा मैं। देखो यहाँ पर ये एक ऑब्लिकली क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है एक्सिस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, वो इस प्रकार से होगी कुछ इस तरीके से। ये आपकी रे ऑफ लाइट है, ये हो रही है इंसिडेंट, ठीक है। ये आपकी रे ऑफ लाइट है, ये हो रही है इंसिडेंट एट सर्टेन एंगल आई। तो क्या होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो बिल्कुल सेम एंगल पे ऑब्लिक पोजीशन में इस तरीके से क्या होंगी, रिफ्लेक्ट बैक होंगी, इस तरीके से वो क्या होंगी, रिफ्लेक्ट बैक होंगी, और यहाँ पर फॉर्म करेगी वो एंगल आर। वहां पर क्या फॉर्म करेगी वो रिफ्लेक्टेड रे, एंगल आर। ये है रिफ्लेक्टेड, ये है इंसिडेंट, और ये है रिफ्लेक्टेड रे। ये मैंने दोस्तों बनाया है फॉर द रूल 4, इसके लिए रूल 4 के लिए। रूल 1 के लिए आपको खुद को अभी वो समझ में आ गया तो आप बना सकते हो खुद से, समझ में आ रहा, रूल को पढ़े डायग्राम बनाए, रूल को पढ़े डायग्राम बनाए, तो अभी समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये फॉलो ओबे करती है रूल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दोनों इक्वल रहेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो वो लॉ ये फॉलो करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों जब आप कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन मतलब कि रे डायग्राम बनाते हो तो आपको ये जो रूल्स है ये याद रखने होते हैं। अभी जो आपको टेबल दिया हुआ था ना जहाँ पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, ये सारी बातें दी हुई थी, तो इन सबको हम पढ़ते हैं एक एक करके और उनके रे डायग्राम्स बनाने की कोशिश करते हैं, और वहाँ पर क्या नेचर ऑफ रहेगा इमेज का, साइज क्या रहेगा, ये सारी बातें उसमें कवर करते हैं, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में हम देखते हैं अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्केव मिरर। बढ़िया है, इजी है, बस ये रूल्स याद आ गए तो आपको समझ में भी आते जाएगा, ठीक है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने रूल्स देखे और अभी हम जो आपके टेक्स्ट बुक के बेटा पेज नंबर 164 पे जो टेबल दिया हुआ है ना, उस टेबल के अकॉर्डिंग हम वो जो रे डायग्राम्स है मतलब कि इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्केव मिरर, अकॉर्डिंग
वहां पर अगर हम देखेंगे तो आपको पहली जो पोजीशन दी हुई है वो है ऑब्जेक्ट की इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी के लिए रे डायग्राम बनाने से पहले आप एक चीज समझ लो कि इन्फिनिटी पोजीशन मीन्स क्या। इन्फिनिटी पोजीशन मीन्स ऐसा होता है कि बहुत दूर डिस्टेंस पे, बहुत ही दूर डिस्टेंस पे, जैसे अगर हम बात करेंगे सन है ना, सन जो है वो अभी अर्थ के सरफेस से काफी दूर है, मतलब इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है, ऐसा हम कंसीडर करेंगे। तो ऐसे मौके पे जो इन्फिनिटी डिस्टेंस से जो लाइट रेज आती है वो हम ऐसा कंसीडर करते कि वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ये ध्यान में रखना कि जैसा अभी आपका सन इन्फिनिटी पोजीशन पे, तो आपके सन तक कैसी रे ऑफ लाइट दिखाई बैठोगे क्या? नहीं दिखा बैठ सकते। तो आप क्या ध्यान में रखोगे कि जब इन्फिनिटी डिस्टेंस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वहां से जब क्या आ रहा है, रे ऑफ लाइट पास हो रही है, तो वो क्या रहेंगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या रहेंगी वो? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस को जो रे ऑफ लाइट है वो क्या रहेंगी? पैरेलल रहेंगी, ऊपर से नीचे से भी। समझ में आ रहा? वो रिफ्लेक्ट होंगी कॉन्केव मिरर के ऊपर में, और वो वहां से कन्वर्ज होके किस पे? वहां से रिफ्लेक्ट होके वो कहां पे कन्वर्ज होगी? एट द फोकस। ऐसे नंबर ऑफ रेज वहां पर आएंगी, लेकिन हम वहां पर कंसीडर करेंगे 2 रे। अभी जो हम वहां पर अभी कंसीडर करेंगे 2 रेज। ठीक है, आपके डायग्राम में ज्यादा वहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर 2 रे जो है उनका मैं यूज दिखाता हूँ आपको, और वहां पर इमेज फॉर्मेशन बताता हूँ। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि जब सर्टन इन्फिनिटी पॉइंट से कोई रे ऑफ लाइट पास हो रही है, मतलब कि जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो अगर इन्फिनिटी पोजीशन पे है, तो वो जो रे ऑफ लाइट है वहां से पास होने वाली वो रहेंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वो क्या रहेंगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड द रिफ्लेक्ट when the ray of light is parallel to the principal axis, then the reflecting ray is passing through the principal focus। अभी अपन ने रूल नंबर 1 पढ़े कि जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होती है तो वो किससे पास होती है? प्रिंसिपल फोकस से, है ना। तो चलिए अभी ड्रॉ करते हैं अपनी रे डायग्राम। क्या बोला है कि जब कभी, मैं ये आपको ध्यान में ला लेता हूँ कि आपकी ऑब्जेक्टिव पोजीशन है इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी पोजीशन के लिए आप क्या शो करोगे? बोला मैंने, आप शो करोगे कि इन्फिनिटी पोजीशन के लिए अगर है तो वो रहेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वो जो रे ऑफ लाइट है वो क्या रहेंगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो चलिए ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब कभी ध्यान में रखना कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, इसका मतलब है कि वो इन्फिनिटी पोजीशन पे है। वो जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है? वो इन्फिनिटी पोजीशन पे है। ये ध्यान में रखना, ठीक है। चलो मैं ड्रॉ करता हूँ अभी आपकी रे डायग्राम फॉर द इन्फिनिटी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलिए शुरुआत करते हैं। ये है आपकी रे ऑफ लाइट जो कि आ रही है इन्फिनिटी पोजीशन पे। कहाँ से आ रही है? ये देखो, मैं ड्रॉइंग कर देता हूँ, ये मिटा देता हूँ अभी आपको ब्लैक कलर में जो बनाया हुआ है। ये ध्यान में रखना कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है। मैं ऐसा ड्रॉ करता हूँ, ऐसे एरो बनाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी पोजीशन। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पोजीशन पे है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पोजीशन पे है, मतलब कि काफी दूर है। तो वहां पर जैसा आपके टेक्स्ट बुक में आपको एक सन और जो एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है सन और वो जो व्हाइट पेपर शीट का, वो आपने थोड़ा सा पढ़ना, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। ये है इन्फिनिटी पोजीशन पे, ठीक है। ऐसी और एक पैरेलल रे है, अब मैं वो नीचे में बना रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है, क्योंकि पैरेलल है ना प्रिंसिपल एक्सिस को। तो वो क्या है? वो सन के सोर्स से आ रही है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, वो यहाँ पर स्ट्राइक कर दी। समझ में आया? तो अब यहाँ पर अप्लाई करो अपना फर्स्ट रूल। जब कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस को एंड विच इज इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कॉन्केव मिरर, देन इट गेट रिफ्लेक्टेड एंड पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। वो कहाँ से पास होती है? वो पास होती है थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। मतलब कि ये आपका प्रिंसिपल फोकस है, तो ये प्रिंसिपल फोकस से आपकी रे ऑफ लाइट क्या होंगी?
पास होगी। समझ में आ रहा? सेम इसके साथ में भी होगा, इसकी वाली ये वाली भी एक साथ में ये भी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, मतलब कि ये भी कहां से पास होंगी, ये पास होंगी प्रिंसिपल फोकस को। अब इमेज कब फॉर्म होती है, इमेज कब फॉर्म होती है रे डायग्राम में, जब दो रिफ्लेक्टिंग रेज कॉन्वर्ज होते हैं किसी पॉइंट पे, वहां पर फॉर्म होती है इमेज। जब दो या दो से ज्यादा भी रह सकते हैं, ये ध्यान में रखना, नंबर ऑफ रह सकते हैं। जब नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिंग रेज कॉन्वर्ज होते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वहां पर फॉर्म होती है इमेज। मतलब कि ये जो आपका प्रिंसिपल फोकस है, यहाँ पर क्या फॉर्म होगी, यहाँ पर फॉर्म होगी आपकी इमेज। यहाँ पर क्या फॉर्म होगी, यहाँ पर फॉर्म होगी आपकी इमेज, क्योंकि ये जो दोनों भी रे ऑफ लाइट है ये इस प्रिंसिपल फोकस के ऊपर में क्या हो रहा है, ये इस प्रिंसिपल फोकस के ऊपर में कॉन्वर्ज हो रहा है। क्या हो रहा है, ये कॉन्वर्ज हो रहा है, मतलब कि मीट कर रहा है, वहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर फॉर्म होगा इमेज। यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, इमेज। समझ में आ रहा? तो हम लिखेंगे फिर पोजीशन ऑफ इमेज, ये देखो अलग से लिखेंगे हम, पोजीशन ऑफ इमेज। अब पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहेगा, पोजीशन ऑफ इमेज रहेगा एट द फोकस। किस पे है एग्जैक्ट पोजीशन इमेज की, फोकस पे। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जब कभी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर इंफिनिटी पे है, तो जो इमेज फॉर्म होगी उसकी पोजीशन रहेगी फोकस के ऊपर में। और इमेज किस कारण से फॉर्म हो रही है, बिकॉज ऑफ कॉन्केव मिरर। किसकी वजह से फॉर्म हो रही है इमेज, रिफ्लेक्शन ड्यू टू कॉन्केव मिरर। समझ में आ रहा है, रिफ्लेक्शन ड्यू टू कॉन्केव मिरर, इसको बोलेंगे हम when the position of the object is at the infinity, then we can say that position of image is at the focus। फिर देखेंगे साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज मतलब कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसके कंपैरिजन में साइज ऑफ इमेज क्या रहता, साइज ऑफ इमेज रहता बेटा हाईली डिमिनिश। अब हाईली डिमिनिश का मीनिंग क्या होता, हाईली डिमिनिश का मीनिंग क्या होता, वेरी वेरी स्मॉल। हाईली डिमिनिश का मीनिंग वेरी वेरी स्मॉल, मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में वो जो इमेज फॉर्म होती है वहां पे बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो काफी स्मॉल होती है, काफी छोटी होती है, उसको ही बोला जाता है हाईली डिमिनिश। ओके, हाईली डिमिनिश लिखने हो गया, वो डिमिनिश करना पड़ेगा, हाईली डिमिनिश। उसके बाद में नेचर ऑफ इमेज मतलब कि वो रियल है या वर्चुअल है ना, नेचर ऑफ इमेज। अब नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगा आपका, नेचर ऑफ इमेज रहेगा रियल। क्यों, क्योंकि वो कॉन्वर्ज होकर फॉर्म हुई है, मतलब हमने ऐसा इमेजिन नहीं करें कि वहां पर इमेज फॉर्म हुई, वो एक्चुअली में हमें दिखती है स्क्रीन के ऊपर में। तो जो नेचर ऑफ इमेज है वो क्या है, वो रहती है रियल, और रहेंगी दूसरी चीज इन्वर्टेड, मतलब कि इन्वर्टेड पोजीशन में रहेंगी। ठीक है, वो कैसे रहेगी, इन्वर्टेड। वो जो आपका सन वाला एक्सपेरिमेंट है वो अगर आप देखोगे तो पेपर पे जो इमेज फॉर्म होती है कॉन्केव मिरर की मदद से, वो कैसी रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी। समझ में आ रहा है? तो चलो इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से आपका जो है फर्स्ट रे डायग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, जिसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रहती है इंफिनिटी पे, मतलब कि वो रहेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं तो हम रूल्स अप्लाई करेंगे रे डायग्राम के लिए। तो जो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पास होती है प्रिंसिपल फोकस से, और जो इमेज फॉर्म होगी वो फॉर्म होती है आपकी एट द प्रिंसिपल फोकस। मतलब हम सिंपली लिख सकते हैं एट द फोकस एफ, एट द फोकस एफ। ओके, साइज ऑफ द इमेज रहता हाईली डिमिनिश, मतलब बहुत काफी छोटा उसका, और नेचर ऑफ इमेज रहता रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद में आते हैं हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर में, मतलब कि सेकंड, आपके टेक्स्ट बुक में जो टेबल दिया उसके अकॉर्डिंग जो सेकंड है पोजीशन वो है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। मतलब कि आपकी जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो अभी क्या है, इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर है, और वो भी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। मतलब हमको देखना पड़ेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर है उस कॉन्केव मिरर का। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, बियॉन्ड का मीनिंग पीछे में और भी, मतलब कि हम अगर अप्रोक्सीमेट अगर डिस्टेंस कवर करते तो वो हम लेते हैं सपोज ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे का ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर हाइट रहेगी, मतलब कि
कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जो लाइट एमिट कर रहा, जैसे कि टेबल पकड़ के चलते तो टेबल की कुछ ना कुछ क्या रहेंगी, वहां पर उसकी रहेंगी हाइट, मतलब कि उसका एक साइज रहेगा पर्टिकुलर, है ना ऑब्जेक्ट का, तो उसका साइज है सपोज इतना, मतलब जो रे ऑफ लाइट है वो इस एरो से पास होंगे। जो रे ऑफ लाइट है ये अपना हाइट अपन ने ऐसा लिखा है, इसका मीनिंग क्या है कि जो आपके रे ऑफ लाइट है वो इस एरो के साथ में वो क्या होंगे, पास होंगे। समझ में आ रहा, ऐसा इसका मीनिंग है दोस्तों। तो ठीक है, ये है आपका ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर है, यहाँ पे इंफिनिटी पोजीशन पे, उसको अपन बोलेंगे ऑब्जेक्ट, सॉरी ये गलती से निकल गया कि इसको देखते हुए कि ऑब्जेक्ट अभी इंफिनिटी में नहीं है, ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड द सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट, ऐसा लिखेंगे ऑब्जेक्ट इज एट सी, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, इज एट बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये पोजीशन से अगर रे ऑफ लाइट जा रही तो नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर फिर से कितने रे ऑफ लाइट कंसीडर करेंगे, 2 रे ऑफ लाइट की मदद से समझते हैं, क्योंकि 2 रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट हो सकती है, तो हमको इजीली समझ में आएगा कि जितनी भी रे ऑफ लाइट वहां से होंगी वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी। समझ में आया, तो जैसा भी इमेज देखो, अभी मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से एक इमेज, एक जो रे ऑफ लाइट है वो है सपोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो एक रे ऑफ लाइट है वो सपोज पास हुई है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब अलग-अलग एंगल पे वो होंगी। तो ये जो फर्स्ट रे ऑफ लाइट है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, सो वो हो जाएंगी इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर। ये जो रे ऑफ लाइट है जिसको हम नाम दे देते हैं, पहले ऑब्जेक्ट को नाम दे देते हैं ए बी, हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट को नाम देते हैं ए बी, फिर ये ए बी से देखिए क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ए, इसके ए पोजीशन से जो आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो आ रही है यहाँ पर सी पोजीशन पे, सी यूज नहीं कर सकते हम क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर यूज करें, हम यहाँ पर यूज करेंगे एम, हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे एम। ठीक है, ये पॉइंट जहां पर वो इंसिडेंट हो रही है रे ऑफ लाइट उसको हम करेंगे एज अ पॉइंट को हम बोलेंगे एम, मतलब उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो आप अभी क्या बोलोगे कि सपोज अ रे ऑफ लाइट एम इज इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर, क्या बोलोगे आप, सपोज रे एम इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ concave mirror, then after reflection the reflected ray is passing through the principal focus, क्यों, क्योंकि according to the rules of ray diagram क्या होता है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होती है रे, वो प्रिंसिपल फोकस से पास होती है, वो किससे पास होती है, प्रिंसिपल फोकस से पास होती है, मतलब कि वो जो रे ऑफ लाइट है वो ऐसे प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो ये रहेगा आपका रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद में इसको हम थोड़ा बढ़ा देते हैं आगे देखिए, ये ऐसे, इसके बाद में हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट ऐसे पैरेलल रहेंगे, अलग-अलग एंगल पे इंसिडेंट होंगे, तो जो एक रे ऑफ लाइट है वो ऐसी पैरेलल है, तो एक रे ऑफ लाइट क्या होगी, इस डायरेक्शन में भी रिफ्लेक्टेड होंगी, मतलब कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास होंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास होंगी। तो चलो इसको भी ध्यान में लेते हैं कि जब वो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो भी क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, बट इन द सेम डायरेक्शन। वो भी क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है, सेम डायरेक्शन में, मतलब उसी पाथ को वो फॉलो करती है। बराबर है ना, आपने रूल पढ़े थे ना कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट गेट रिफ्लेक्टेड टू अलोंग द सेम पाथ, वो सेम पाथ में वापस जाती है, मतलब कि ये ऐसे। अब ये हो गया आपका दो रेज, अब ये जो दोनों रेज है रिफ्लेक्टेड रे और पहले वाले रे के लिए रिफ्लेक्टेड रे एम के लिए, ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं एन, ठीक है ना। तो जो रे एम और रे एन है वो कौन से पॉइंट पे मीट कर रही है दोस्तों, वो मीट कर रही है इस पॉइंट पे,
पॉइंट को अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो आपकी इमेज क्या है, इतने हाइट पे फॉर्म हो रही है टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आपकी जो इमेज है वो एक पर्टिकुलर हाइट पे फॉर्म हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, बराबर है। मतलब जो इमेज है वो कहां पर फॉर्म हो रही है, वो फॉर्म हो रही है बिटवीन द फोकस एंड द कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपकी जो इमेज है वो किसके किसके बीच में फॉर्म हो रही है, बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा है? इसको लिखेंगे यहां पर हम, हियर देयर इज अ इमेज फॉर्म, जिसको हम नाम दे देते हैं ए डैश, मतलब ए की इमेज ए डैश। समझ में आ रहा? ए की इमेज ए डैश, ए की इमेज क्या रहेंगी, ए डैश रहेंगी, जो कि फॉर्म होती है बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर। समझ में आ रहा? तो आप क्या लिखोगे अभी, पोजीशन, ये बन गया आपकी रे डायग्राम। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बियॉन्ड सी, और पोजीशन ऑफ इमेज क्या आएंगी, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या आएगा, बिटवीन द, और ये डायग्राम समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल है। हमने ये ऐसे ही, अब ये मत पूछना कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये सी से ही क्यों पास हुई। रे ऑफ लाइट यहाँ पर बहुत सारी पास होती है, लेकिन हमने यहाँ पर दो ही रे ऑफ लाइट कंसीडर करे, एक रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, और एक रे ऑफ लाइट जो कि अलग अलग, मतलब कि क्या होता है, वो अलग अलग एंगल पे वो क्या होंगी, इंसिडेंट होंगी ना इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे रे ऑफ लाइट। तो वो एक हमने शो करे पैरेलल, क्योंकि ये हाइट से यहाँ से हो रही है एक सोर्स से, और ये कैसे आएंगी तिरछी ऑब्लिक, तो वो ये प्रिंसिपल फोकस से पास वो मीट होंगी इस पॉइंट पे। इसका मतलब ये है कि जितनी भी रेज ऑफ लाइट अभी फॉर्म तैयार, मतलब कि इंसिडेंट होंगी, वो इसी पॉइंट पे आके मीट होंगी। ऐसा उसका भी नहीं है, उसका रिफ्लेक्शन होगी इसी पॉइंट पे आके मिलेंगे आपको, उसे बोलेंगे आप पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन द सेंटर ऑफ, बिटवीन द सी एंड एफ, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। ये देखो आपके टेबल में भी दिया हुआ है कि जो इमेज की अगर पोजीशन अगर ऑब्जेक्ट की बियॉन्ड सी है, तो जो इमेज का फॉर्मेशन है वो होता है बिटवीन एफ एंड सी। समझ में आना? उसके बाद में फिर से ये जो साइज होता है, इसका साइज ऑफ इमेज जो है ये थोड़ा स्मॉल रहता है, एकदम स्मॉल नहीं, थोड़ा स्मॉल रहता, मतलब थोड़ा बड़ा रहता है एक्चुअली में उसके कंपैरिजन में। और जो नेचर ऑफ इमेज है, नेचर ऑफ इमेज ये फिर से कन्वर्जेंस की वजह से भी स्क्रीन पे मिलेगी, मतलब कि रियल, और सेकंड थिंग इन्वर्टेड, उल्टी। समझ में आ रहा है? इन्वर्टेड, ठीक है। ये दो रे डायग्राम्स हो गई। ऐसे ही थर्ड पोजीशन किसकी दी है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब अभी जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो है इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो अभी किस पे है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो चलो उसको भी देख लेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फट से। चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट पोजीशन के लिए क्या बोला है। नेक्स्ट पोजीशन में कि जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, बोले एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, मतलब कि आपका जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट का वो क्या रहेगा, एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। अगर मैं पोजीशन ड्रॉ करता हूँ सेंटर ऑफ द कर्वेचर की, तो सेंटर ऑफ द कर्वेचर में ऑब्जेक्ट की वो कुछ ये रहेगी, ठीक है। ये है आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं अभी यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होगा। इमेज फॉर्म कराने के लिए हमको क्या बताना पड़ेगा, रे डायग्राम। इसको नाम देता हूँ मैं ऑब्जेक्ट को ए और बी। क्या नाम दे देता हूँ, ए और बी। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट से होगा लाइट रिफ्लेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या होगा, लाइट होंगी, वहां से इमर्ज, मतलब कि लाइट ट्रैवल करेंगी, पहले वो ट्रैवल करेंगे थ्रू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहले क्या करेंगे, वो ट्रैवल करेंगी विच इज अ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये हो गया इसका डायरेक्शन। जब कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहती, जब कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहती, तो वहां पर वो किस में से पास होती है, इट इज पास थ्रू
प्रिंसिपल फोकस, इट इज पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, मतलब कि वो जो रे ऑफ लाइट है आफ्टर रिफ्लेक्शन पास होगी थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। वो कैसे पास होंगी? थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अब सेकंड थिंग क्या है, हम करेंगे अभी रूल 2 यूज। रूल 2 में क्या बोला था कि जो भी रे ऑफ लाइट है वो होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास। रूल 2 क्या बोल रहा था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो यहाँ पर हमें प्रॉपरली इमेज फॉर्म नहीं मिलेगा। इसी क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, सी पे है ना, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वही किस पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। समझ में आ रहा? तो आप वो यूज नहीं कर सकते सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आपकी रे ऑफ लाइट है वो ए से निकलेगी और वो पास होगी थ्रू द फोकस। ये जो रे ऑफ लाइट है वो क्या होगी? ए से निकलेगी और वो पास होगी थ्रू द फोकस। जब वो फोकस के बीच में से जाएंगी, जब वो फोकस के बीच में से जाएंगी, तो जब कोई भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे इज पास अलोंग द विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई लाइट की जो रे है वो प्रिंसिपल फोकस से ट्रैवल करती है, प्रिंसिपल फोकस के थ्रू जाती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑन द कॉन्केव मिरर द रे ऑफ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड एंड इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब कि ये जो रे ऑफ लाइट आएंगी ये रहेंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दैट्स इट। ये क्या रहेंगी? ये पैरेलल रहेंगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और हमारा जो इमेज है वो फॉर्म होगा एट द प्रिंसिपल फोकस, सॉरी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये थोड़ा सा मैंने गलत मतलब एंगल का प्रॉब्लम हो गया अपना वहां पर, और डिस्टेंस का, क्योंकि आपको ये डिस्टेंस जो है बेटा एक चीज ध्यान में रखो, अपन यहाँ पर कैसा थोड़ा सा प्रॉपर डिस्टेंस अगर इससे लेते हैं तो कम अपना डायग्राम बहुत छोटा बन जाएगा। अगर ये स्केल से अगर यहाँ पर बोर्ड पे बनाता हूँ तो अपना डायग्राम बहुत छोटा बन जाता है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस देता हूँ अपने मन से। लेकिन आपने जब रे डायग्राम बनाओगे तो आप क्या करोगे? अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस नहीं लोगे, आप क्या करोगे वहां पर एग्जैक्ट डिस्टेंस लोगे। किसके बीच में? पोल और फोकस के बीच में, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। आपके पास में ये रिलेशन है ना, c = 2f, उसके हिसाब से लोगे आप, ठीक है ना। चलो, मतलब इसका और इसका डिस्टेंस इसका बराबर हाफ नहीं होना, तो इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। लेकिन आपने ध्यान में रखना है कि एडजस्टमेंट करने की नौबत नहीं आने वाला तुम पे, तुमने प्रॉपरली वो डिस्टेंस लेना है, ठीक है। देखो ठीक है। अभी ये जो इमेज है ये कौन से पॉइंट पर फॉर्म हो रही है दोस्तों? अब ये आप बोलोगे कि यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पर ये रे ऑफ लाइट है, ये इंसिडेंट रे है। रिफ्लेक्टेड रे क्या है? रिफ्लेक्टेड रे जो है ये इस पॉइंट पे फोकस्ड है, मतलब कि इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? इमेज फॉर्म हो रहा है। इमेज फॉर्म कहाँ पर हो रही है? इस पॉइंट पे, जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर है टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये थोड़ा अपना यहाँ पर गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है वो भी बता देता हूँ। क्योंकि मैंने ये जो डिस्टेंस है ये प्रॉपर नहीं लिया। ये जो कर्वेचर फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा प्रॉपर नहीं है। आपको क्या लेना है? वो कर्वेचर फोकस और पोल का जो डिस्टेंस है वो आपको प्रॉपर लेना है। और आपको बताना है कि जो इमेज फॉर्म होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो जो इमेज फॉर्म होती है वो होती है एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इन्वर्टेड। समझ में आ रहा है? मतलब इसी पे वो इमेज फॉर्म होगी, ये आपने बताना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा हूँ? तो मैंने ये डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस और पोल इसके बीच में प्रॉपरली नहीं लिया था, इस वजह से वो हो रहा है। वो हमको रे डायग्राम बड़ी दिखने वाला समझ में आना, इसलिए मैंने वो मतलब अनगिनत डिस्टेंस दिया। आपको स्केल के मदद से, रूलर के मदद से, आपको जो रूलर के मदद से पूरा करना है, आपको समझ में आ रहा है? और उसमें पूरा वो यूज करना है आपको, ठीक है। तो समझ में आया ना कि जो इमेज फॉर्म होंगी वो कहाँ पर होंगी? वो होंगी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट,
आप लिखोगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो हुई है अपना, आप लिखोगे पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज आप क्या बताओगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि सी, मतलब जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वही किसकी पोजीशन रहती है? वही पोजीशन रहती है आपके इमेज की भी। इसका जो साइज है, साइज ऑफ इमेज, वो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो साइज ऑफ इमेज है वो रहेगा इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना? सेम साइज हम बोल सकते हैं। और तीसरा दिया हुआ है नेचर, तो नेचर तो सिंपल है, नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगा इसका? नेचर ऑफ इमेज रहेगा, नेचर ऑफ इमेज रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आ रहा? कुछ इस तरीके से। अब बढ़ते हैं आगे। बस यहाँ पर वो थोड़ा करेक्शन आपने ध्यान में रखना है कि जो इमेज फॉर्म होती है वो बराबर इक्वल रहेगी दोनों को। अगर आपका डिस्टेंस करेक्ट है, अगर आपका डिस्टेंस करेक्ट है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल, तो आपका इमेज जो रे डायग्राम है वो गलत नहीं होगा। दूसरी चीज, आपको यहाँ पर तीसरा लॉ और फर्स्ट रूल यूज करना है। अब मैंने ऑर्डर वाइज अगर चेंज किया होगा तो पता नहीं, लेकिन आपको दो रूल यूज करना है यहाँ पर। किसके लिए? रे डायग्राम के लिए। पहला रूल मतलब कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरा कौन सा रूल यूज करोगे? जो कि फोकस से पास होती है ना? ये फोकस के थ्रू पास होती है, जो कि पैरेलल निकलती है। कब? जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है तब। बाकी समय में आप सेंटर ऑफ द कर्वेचर का भी वाला भी रूल यूज कर सकते हो, ठीक है ना? चल, अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? सपोज बिटवीन सी एंड एफ, यहाँ पे भी फिर से आपको जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर लेना पड़ेगा। यहाँ पे भी फिर से जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर लेना पड़ेगा। चलो हम इसको थोड़ा छोटी बने तो बने, लेकिन प्रॉपर डिस्टेंस पे ही लेते, ठीक है? देखो यहाँ पर सपोज करके चलते कि मैं ले रहा हूँ डिस्टेंस आपका पोल से लेके, तो ये 12, और यहां से 12 बोले तो ये, मतलब यहाँ पर रहेगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पर रहेगा आपका फोकस, ठीक है? ये मैंने डिस्टेंस दिया। अब क्या हुआ है कि जब आपका ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है? सी और एफ के बीच में है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? बिटवीन सी एंड एफ। तो मैं ले लेता हूँ इस पोजीशन पे, सपोज मैं ले लेता हूँ इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को, ठीक है? सी और एफ के बीच में इस पोजीशन पे ले ले रहा हूँ। अब क्या होगा? यहाँ से रेज ऑफ लाइट पास होंगी। अब रेज ऑफ लाइट जो है वो क्या होंगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो जाएंगी, क्योंकि वो बिटवीन सी एंड एफ है। मतलब जो रे ऑफ लाइट है वो एक तो पैरेलल रहेंगी, या फिर वो रहेंगी वो पास होंगी थ्रू द फोकस, या फिर वो पास होंगी थ्रू द फोकस। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या कि जो रे ऑफ लाइट है वो एक तो पैरेलल रहेगी या फिर वो पास होंगी थ्रू द फोकस। समझ में आ रहा है या कोई डाउट है उसको आपने उसको उसमें आपको कोई डाउट है क्या? फिर पक्का? चलो तो फिर उस हिसाब से बना देने का अपन ने, उस हिसाब से बना देने का। या फिर हम ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये इस तरीके से, थोड़ा इसका साइज कम ले लेते और ये यहाँ से भी आपकी रे ऑफ लाइट जा सकती है, ऐसी भी पास हो सकती है। इसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, जो आपके टेक्स्ट बुक में जो रे डायग्राम दी हुई है उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा अपने को, तो वो आएगा। इसको एक्सटेंड कर दो ऐसे, ठीक है? ये है आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ठीक है? ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट। अब क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट पास हो रही है। एक रहेगी ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से, ये इंसिडेंट होके वो क्या होती है? वो पास होती है थ्रू द फोकस, मतलब कि ये ऐसे वो पास होती है थ्रू द फोकस इस डायरेक्शन में, ठीक है? उसके बाद में इसको थोड़ा ऐसे पढ़ा देखिए आगे, ऐसे जब वो जो रे ऑफ लाइट है वो इंसिडेंट होती है किसके ऊपर में? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर में एट पॉइंट m, तो वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास होती है
ये थोड़ा अपने को बढ़ाना पड़ेगा, फिर जो कॉन्केव मिरर है उसका साइज अपने को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो अपना डायग्राम नहीं बनेगा वो प्रॉपरली। चलो हमने ये पढ़ा दिया थोड़ा सा, ठीक है ना, वो समझने के लिए। अब देखो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। एक जो रे ऑफ लाइट है वो हो रही है पास, वो हो रही है फ्रॉम द विच इज पैरेलल टू द एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, और दूसरी क्या है, दूसरी जा रही है फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां से जा रही है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ऐसे, ठीक है, ऐसे। यहां से जाने के बाद में ये आगे बढ़ेंगे ऐसे, तो ये आगे बढ़ने के साथ साथ ऐसे आएंगी, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अपनी दोनों लाइंस मीट हो रही है, ये क्या हो रही है, इस तरीके से, ठीक है ना, हाँ ये क्या हो रही है, इस तरीके से। अब क्या होगा यहाँ पे, ये जो दोनों रेज ऑफ लाइट है ये होंगी इस पॉइंट पे मीट, तो यहाँ पर फॉर्म होगा आपका इमेज, यहाँ पर क्या फॉर्म होगा आपका इमेज, समझ में आ रहा है। और ये जो इमेज है ये कैसे फॉर्म हो रहा है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ पे फॉर्म हो रहा है ये, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम कैसा लिखेंगे, देखो अभी यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये क्लियर नहीं हुआ होगा तो देखो मैं बार बार बता रहा हूँ इसको, ये थोड़ा रे ऑफ लाइट को हम नीचे कर देते हैं, ये जो दूसरी है इसको भी थोड़ा हम नीचे कर देते हैं, मतलब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, पूरा ही क्लियर हो जाएगा। ऐसे तो अब क्या हो रहा है, इसकी पोजीशन चेंज होगी क्योंकि हमने साइज कम कर दिए। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं साइज पे भी डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के कि आपकी जो इमेज है वो कितने हाइट पे रहेगी और कौन से पोजीशन पे रहेगी, है ना। ये है आपका इमेज का पोजीशन, ठीक है। अब देखो इमेज का पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी। क्या है ये, बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे, बियॉन्ड सी। अब सी क्या है यहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सी क्या है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और देखो ये यहाँ से पैरेलल है तो ऐसी फोकस से पास होगी यहाँ पर आई, उसके बाद में ये देखो यहाँ पर जो रे ऑफ लाइट है ये क्या हो रही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई है। तो जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती तब जो रे ऑफ लाइट है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तब उसका जो रिफ्लेक्शन है वो क्या होता है, उसी डायरेक्शन में फॉलो होता है, उसी डायरेक्शन में पास होता है, बराबर है ना। मतलब कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो उसी डायरेक्शन में अपनी रे ऑफ लाइट क्या करेगा, बाउंस बैक करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो दोनों मीट होती है इस पॉइंट के ऊपर में। तो जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या रहेगी, बियॉन्ड सी। उसके बाद में नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं, साइज ऑफ द इमेज। नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं, साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज है बेटा वो थोड़ा सा क्या रहेगा, एनलार्ज रहेगा। एनलार्ज का मीनिंग बड़ा रहेगा, क्या रहेगा, एनलार्ज रहेगा, मतलब ऑब्जेक्ट से साइज ऑफ इमेज ज्यादा रहेगी, समझ में आ रहा है। उसके बाद में नेचर ऑफ इमेज, उसके बाद में नेचर ऑफ इमेज। अब नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगा इसका, रियल तो है और क्या है, इन्वर्टेड है। रियल होने के साथ साथ कैसी है इमेज, इन्वर्टेड है, समझ में आ रहा है। ये है आपके इमेज के डायग्राम, समझ में आ रहा। अब जो बाकी बचे दो है बेटा कंडीशन आपकी, एट द फोकस एंड द बिटवीन पी एंड एफ, ये हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। अगले क्लास में साथ ही साथ में देखेंगे इमेज फॉर्मेशन कि नहीं, रूल्स ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, रूल्स ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे। साथ ही साथ में देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है ना। ये ऐसे पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में सीधा सीधा साइन कन्वेंशन देखना है हमें, मिरर फॉर्मूला देखना। तो पहले अगले क्लास में हम देखेंगे बाकी बचे दो रे डायग्राम्स, उसके बाद में इतनी इसकी प्रैक्टिस करके रखो। उसके अलावा हम देखेंगे वहां पे कि कॉन्वेक्स मिरर में कैसे रे